I'm again repeating, the candidates without their video on will be removed without any further notice. Okay, friends. Now we will be starting our next topic, which is cost approach, the basic of which we have already studied. So in this chapter, we have to study method, cost estimates for building, life of building, economic, physical, and legal life, factors affecting life of building, total life, age, estimating future life, functional, technological, and economical obsolescence, reproduction cost and replacement, depreciated replacement cost, DRC as value subject to demand and supply aspect, land value by market approach and building value by cost estimation method for owner occupied bungalows, factories, and public buildings. So this is all what we have to study in this chapter. So first, we will be discussing some of the methods which we have already been used in our day-to-day working. We have already studied it in our architectural or civil engineering course. What are the different methods of estimating for building? So there are different methods. First method is preliminary cost estimate. We, in this case, what we do, it is just abstract of cost estimate. कि अलग अलग क्वांटिटीज हम जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो अलग अलग क्वांटिटीज है तो सिमिलर बिल्डिंग्स का रेट्स वहां से ले लेते हैं कि ऐसी एक बिल्डिंग बनाई थी तो उसमें क्या कॉस्ट आई थी तो अलग अलग क्वांटिटीज को उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से एक प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट बन जाता है दूसरा मेथड है प्लेन एरिया कॉस्ट एस्टिमेट तो प्लेन एरिया कॉस्ट एस्टिमेट में क्या है कि हम प्लेन एरिया बिल्डिंग का पहले कैलकुलेट करते हैं फिर प्लेन एरिया हम रिव्यू करते हैं पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी के प्लेन एरिया रेट से पर तो टोटल प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट तो जो एस्टिमेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड प्लेन एरिया कॉस्ट एस्टिमेट so it is generally used in our case plinth area let us suppose that plinth area rate is 2000 per square meter and 100 square meter is the plinth area of that building then estimate will be 100 into 2000 so it will be 2 lakh सिंपली प्लेन्थ एरिया यूनिट प्लेन्थ एरिया रेट को टोटल प्लेन्थ एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ये प्लेन्थ एरिया रेट है उसमें हमें हाइट के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो आज जो आपको प्लेन्थ एरिया रेट्स दिए गए होंगे दे आर जनरली फॉर 3.3 मीटर हाइट 11 फीट की हाइट के लिए दिए गए होते हैं तो अगर कोई बिल्डिंग है वो उसमें सीलिंग हाइट 14 फीट है तो फिर प्लेन्थ एरिया रेट्स में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो प्लेन्थ एरिया रेट्स पीडब्ल्यूडी ने या सीपीडब्ल्यूडी ने दिए सिमिलरली अगर हाइट कम है 3.3 मीटर से तो फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो इसकी वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड तो यू हैव टू कंसीडर द हाइट यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट
सेकेंडली इसमें जब प्लिंथ एरिया रेट्स में हमें कोर्ट यार्ड्स का एरिया नहीं लेना, ओपन एरियाज नहीं लेने। तो अगर बहुत ज्यादा ओपन एरियाज है बिल्डिंग में तो फिर वहां पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं कि वन थिंग इज वी नेवर कंसिडर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सेकंड थिंग इज open area, if open area is very large then you will have to do adjustment for that. To overcome this height problem we may use cube rate cost estimate. तो प्लेन एरिया रेट्स में हम सिर्फ लेंथ और विड्थ लेते थे या लेंथ और ब्रेड्थ लेते थे, इसके केस में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ले लेते हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है दैट विल बी समवट accurate, more accurate than what we have got in plinth area rate. पर ये भी कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, प्लिंथ एरिया रेट या क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट दोनों एक तरह से एग्जैक्ट मेथड नहीं है। देन इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। तो इसमें क्या है कि प्लिंथ एरिया में हम प्लिंथ एरिया ले रहे थे, क्यूब रेट कंटेंट में हम हाइट कंसीडर कर रहे थे। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी में क्या है कि हम लेंथ निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द वॉल्स। तो पर यूनिट रेट हम कंसीडर करके टोटल लेंथ को पर यूनिट रेट ऑफ वॉल, पर रनिंग मीटर रेट ऑफ वॉल उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके केस में फाउंडेशन तक का जो पर यूनिट पर मीटर रेट है वो अलग होगा, प्लिंथ तक का, प्लिंथ के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका रेट जो है अलग होगा। इस तरीके से कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो देन इज डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। In this case quantity of each and every material, every component is calculated. जैसे ब्रिक वर्क करना है तो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट होगी, कंक्रीट की वर्क क्वांटिटी अलग कैलकुलेट होगी, वुड वर्क की क्वांटिटी अलग कैलकुलेट होगी, अलग अलग काम्स की क्वांटिटी जो है वो अलग कैलकुलेट होगी। फिर हमने CPWD का जो कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट है वहां से पर यूनिट का रेट लेना है। जैसे ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क का रेट दिया गया होगा कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स में, CSR बोलते हैं, PWD का या CPWD का। तो वहां से आप पर यूनिट का रेट उठा लोगे किसी क्वांटिटी का। से ब्रिक वर्क का है तो आप क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर लोगे टोटल ब्रिक वर्क कितना होगा सभी फ्लोर्स का। सिमिलरली कंक्रीट वर्क अलग कैलकुलेट कर लेंगे, कंक्रीट वर्क का जो रेट होगा क्वांटिटी के हिसाब से पर क्यूबिक मीटर का रेट जो है वो CSR में दिया गया होगा, वहां से हम ले लेंगे। वहां देखना पड़ेगा कि किस ग्रेड का है, M20 का है, M25 का है, तो हर एक ग्रेड के लिए उन्होंने रेट दिया गया होगा। तो इस तरीके से आप डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट में यू हैव टू वर्क आउट ईच एंड एवरी क्वांटिटी सेपरेटली। तो उस जब आप कैलकुलेशन कर लोगे क्वांटिटीज का, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कॉस्ट निकाल लोगे हर एक आइटम को अपने रेट से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें फिर हम 3 से 5% जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें कॉन्टीजेंसीज के लिए इंक्रीज कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो जो डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा इसमें हमें डिटेल में स्पेसिफिकेशंस भी देनी पड़ेगी, ड्राइंग्स भी देनी पड़ेगी। ड्राइंग्स में जो है जो एस्टिमेट डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट अगर आपने बनाना है then you must have plan, you must have elevation, you must have sections of each and every floor so that you can calculate length, width and height. लेंथ और लेंथ तो आपको साइड से फ्रंट से मिल जाएगी, प्लान से मिल जाएगी। तो अगर हाइट लेनी है तो उसके लिए सेक्शन में या एलिवेशन में जाना पड़ेगा। मतलब सभी जो है वो ड्राइंग्स आपको चाहिए होंगी, प्लान, एलिवेशन, साइड एलिवेशन, सेक्शंस। तो आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए
तो वहां से अपने क्वांटिटीज कैसे ड्राइव आउट करनी है, बिल्डिंग ड्राइंग। देन इज रिवाइज एस्टिमेट। तो कई बार क्या है, काम चल रहा होता है, तो या तो कोई किसी कोई मटेरियल की कॉस्ट, जैसे ऑल ऑफ ए सडन मान लो कि सीमेंट का रेट बहुत इंक्रीज हो गया, या स्टील का रेट बहुत इंक्रीज हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन का रेट जहाँ से मटेरियल आना था वो बहुत बढ़ गया, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है इंक्रीज हो गई आपकी कॉस्ट जो थी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। तो अगर ये कॉस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ जाती है, देन यू विल हैव टू गो फॉर रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। तो रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट तब बनाया जाता है जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट किसी कारण बढ़ जाए। इफ इट इज मोर देन 5%, देन फ्रेश एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। तो उसमें लिखा जाता है कि किस कारण द्वारा वो एस्टिमेट बनाया गया है। देन इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। तो कई बार काम चल रहा है, तो काम में होता है कि कुछ एडिशनल आइटम भी आ जाती है कि ये काम चल रहा था कि एक स्कूल बन रहा था, स्कूल में 10 कमरे थे, फिर जरूरत पड़ेगी एक कमरा और पढ़ना पड़ेगा, एक कमरा और बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर एडिशनल एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। तो जो आप एडिशनल एस्टिमेट बनाओगे, दैट विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। जो एडिशनल आइटम्स ऑफ वर्क व्हिच वर नॉट इन द फर्स्ट एस्टिमेट, जो पहले एस्टिमेट में नहीं थी, जो दूसरे एस्टिमेट में आ गई, उनके लिए आप फ्रेश एस्टिमेट बनाओगे, दैट विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट। देन इज एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे है, रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन विंग है, उन्होंने रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और उसके साथ जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस करनी होती है। तो जब भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो फिर वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेंटेनेंस इस ईयर में होनी रहती है, कहाँ कहाँ पे पेंटिंग करानी है, कहाँ पे कोई मेजर रिप्लेसमेंट होनी है, कोई नया काम होना है मेंटेनेंस में। तो उस समय जो एस्टिमेट बनाया जाता है बाय द डिपार्टमेंट फॉर कैरिंग आउट मेंटेनेंस वर्क ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। तो साल में इतना खर्चा होगा हमारा, वो एस्टिमेट बनाया जाता है। दैट मे और मे नॉट बी द एग्जैक्ट अमाउंट। This was all about different types of estimates which we may use for calculating the estimated cost of a building. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। As a as an engineer or as an architect, all of you must be conversant with all these methods. सर ये .4 थोड़ा सा एक बार बताइए। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी देखो, हमने 3 तरीके का एस्टिमेट बना सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जो होता है, एक प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया में आप प्लिंथ एरिया लोगे, क्यूब रेट में आप क्यूब में उसमें वॉल्यूम लोगे, आप लेंथ वेट और हाइट। अप्रोक्सीमेट में क्या है कि आप तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लेंथ ऑफ द वॉल ले लोगे, लेंथ से नीचे वाली वॉल की लेंथ अलग ले लोगे, प्लेन से ऊपर वाली वॉल की लेंथ अलग ले लोगे। हो सकता है कि दोनों सेम हो, बट मे बी डिफरेंट। तो अगर सर अलग अलग फ्लोर है, तो फिर अलग अलग फ्लोर्स में तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में आपका प्लेन आएगा, बाकी वाली फ्लोर में तो प्लेन आएगा नहीं। तो सर total wall is calculated below the plinth level and above the plinth level. Superstructure की wall length और सर मतलब रनिंग मीटर में वॉल की लेंथ निकाल लेंगे और उससे उसका ओवर रनिंग मीटर का रेट लगा देंगे इसमें। अच्छा, ये वाली चीज जनरली अपन बाउंड्री वॉल के लिए जो निकालते हैं वो चीज है कि बिल्डिंग के लिए यूज होता है ये सर? बिल्डिंग में जनरली यूज नहीं होता, बट इट इज वन ऑफ द मेथड मे बी यूज्ड। ओके, थैंक यू सर। such method in build as you say in boundary work, but it may be used in buildings also. But आपको these are all approximate methods. राइट। You cannot get the exact cost
और जो सबसे nearest आएगी that will be from the detailed cost estimate, but it takes a lot of टाइम time consuming है. अदरवाइज अगर सॉफ्टवेयर से भी करोगे तब भी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं. तो अदरवाइज अगर आप मैनुअली करोगे कल एक एक क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो इट मे टेक 2 to 3 days. सर उसके लिए डिटेल ड्राइंग्स भी पूरी चाहिए होती है ना, तो वो ईच एंड एवरी डिटेल, डोर्स, विंडोज, फ्लोरिंग. मैडम उसमें ही लिखा है मैडम. You need detailed drawings, layout plans, elevations, sectional views, structural drawings, support, स्ट्रक्चरल डिटेल्स, राइट. everything you need. Any other doubt? सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है इसमें एस्टिमेशन में? सॉफ्टवेयर बता रहे हैं ना कौन सा होता है? Estimate 3.0 आता है सर. तो VB बेसिक जो है उसके बेस है, वो परचेज कर सकते हो. सर एक बार रिपीट करेंगे. Estimator 3.0. एस्टिमेटर 3.0. Many other software are there. Generally, Estimator 3.0 is used. CPWD के इंजीनियर थे, उन्होंने ये बनाया. CPWD में जनरली यूज किया जाता है. CPWD में जो वो थे एक्चुअली BSNL में. BSNL में कोई सिविल इंजीनियर, उनका भी सिविल इंजीनियरिंग का अलग से एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने, so it is available online also. You may purchase Estimator 3.0. Otherwise, many other softwares are available. Even जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर वालों का, ऑटोकैड वालों का भी एस्टिमेटर आता है, एस्टिमेट सॉफ्टवेयर आता है. तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जहाँ जो वहाँ से आप ड्राइंग से सीधी वैल्यू जो है क्वांटिटीज जो है पिकअप कर लेते हैं. बट इवन देन वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि क्वांटिटीज फिर भी आपको आप ही को देनी पड़ेगी. अदरवाइज अगर क्वांटिटी नहीं, अगर डायरेक्ट उठाता है तो ड्राइंग तो आपको बनानी ही पड़ेगी ना, ड्राइंग से उठाएगा. तो उनमें एस्टिमेटर 3.0 में ये है कि CPWD के जो शेड्यूल ऑफ रेट है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, वहाँ से वो सीधे रेट्स उठा लेता है. ये फायदा है. बाकी जैसे ऑटोकैड है, ऑल एस्टिमेटर, उसमें आपको रेट्स देने पड़ेंगे. तो एस्टिमेटर में ये फायदा है कि आप रेट्स को इनकॉर्पोरेट है, वहाँ से वो उठा लेता है. ओके सर. सर जैसे अगर किसी बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने जाते हैं, सर मान लीजिए उसका कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, तो वो तो हर कंपोनेंट की निकालनी पड़ेगी ना, मतलब आइडिया लेने के लिए. उसमें ऐसा है ना, अगर उसमें हम लोग एक कंपोनेंट की नहीं निकालते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है. तो देखो, आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल के देनी है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, फिर उसमें आपको डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट में जाना पड़ेगा. तो कल को आपको इनकम टैक्स में जाके डिफेंड करना पड़ेगा कि आपने जो क्वांटिटी ली है, जो आपने रेट लिया है, वो कहाँ से लिया है, कहाँ से ट्राई किया है. ओके. अदरवाइज अगर आप वैल्यूएशन, मतलब एस्टीमेट और वैल्यूएशन में फर्क है. अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल के देते हो, वहां पर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालोगे. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मींस यू हैव टू गो फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट. तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए अगर आप करोगे देन यू विल हैव टू गो फॉर डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, जहां पे आप इंडिविजुअल आइटम्स कैलकुलेट करोगे. इंडिविजुअल आइटम का रेट जो है वो CPW के जो कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट है वहां से लगाओ. अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो इन दैट केस यू नीड नॉट टू गो फॉर डिटेल्ड एस्टिमेट. सिंपली प्लेन एरिया रेट्स जो है CPWD के या PWD के जो प्लेन एरिया रेट्स है, वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. ऑफ कोर्स वहाँ पे आपने उसमें आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कैसे करना वो भी करते हैं हम लोग. वहाँ पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ओके सर, थैंक यू. Friends, please note, if your full face is not visible in the screen, your attendance will not be marked. No attendance can be given to the fan or ceiling. If your full face is not visible, we are feeling very much embarrassed because of you. Because again and again they are issuing warning to us. If your face is not visible, we cannot allot you any attendance.
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे चलिए। Then you must be conversant with different types of life of the building: economical life, physical life, and legal life. इकोनॉमिकल लाइफ क्या है कि एक्चुअल सर्विस लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे वर्ड आएगा एक्चुअल सर्विस, और फिजिकल में आएगा एक्चुअल सर्वाइवल। ये दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। इकोनॉमिक में आएगा एक्चुअल सर्विस लाइफ, यहाँ पे ये चीज का क्या रखना है, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज सर्विस, और जो फिजिकल में वहां पे है सर्वाइवल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, जब आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, समय समय पर आप कुछ रेगुलर मेंटेनेंस होती है, कुछ टाइम के बाद कुछ कंपोनेंट्स जो है वो खराब हो जाते हैं, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो कॉस्ट होती है। अब मान लो एक बिल्डिंग में रहने का एक बिल्डिंग है, उसमें अगर आप रह रहे हो तो मान लो ऐसी ही बिल्डिंग का किराया जो है वो 10,000 रुपये महीना है, रहना है और रहना चाहते हो उसमें, तो इतना खर्चा आ जाएगा कि आपका 10,000 महीने से ऊपर का खर्चा इस तरह से हो जाए कि वैसी ही बिल्डिंग अगर आप रेंट पे रह के रहो तो 10,000 में रह सकते हो, बिल्डिंग पे अगर आप रहना चाहते हो तो आपको कम से कम उससे ज्यादा 12-13 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से, अगर आप दोनों को कंपेयर करो। बिल्डिंग अभी रह रही है, उसकी सर्वाइवल है, अभी वो बिल्डिंग गिरी नहीं, बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उसको यूज करना है, अगर प्रॉपर यूज करना है तो उसकी जो इकोनॉमिकली वो वाइबल नहीं रही। तो जब उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी खत्म हो जाए बिल्डिंग की, तो फिर हम कहते हैं कि उसकी सर्विस लाइफ खत्म हो गई। अगर अभी उसकी लाइफ खड़ी है, अभी बिल्डिंग खड़ी है, अभी गिरी नहीं, तो जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाए, इकोनॉमिक वाइबिलिटी जिस एज पे जाके उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी खत्म हो जाए, दैट लाइफ इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ। और फिजिकल लाइफ क्या है कि जब वो बिल्डिंग जो है एकदम से गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स होने से पहले जितनी एज थी बिल्डिंग की, जितनी लाइफ है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लाइफ। दोनों में फर्क है, एक में सर्विस लाइफ है, एक में सर्वाइवल लाइफ है। तो सर्विस का मतलब है कि सर्विस के मतलब जिस काम के लिए बनी है वो सर्विस भी हो, सेफ भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे आप एज एन इंजीनियर आपको पता है कि आप जो डिजाइन करते हो वो सर्विस एंड सेफ्टी के लिए करते हो, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो करते थे आप एज एन इंजीनियर, आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे एक आपने वाटर टैंक बनाया, अब उस वाटर टैंक में आपने पानी भर दिया, वो पानी लीक होना शुरू हो गया, अब वो वाटर टैंक खड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे लिए सर्विसफुल नहीं रहा, वो किसी काम का नहीं रहा, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो खत्म हो गई। अब जब वो वाटर टैंक कोलैप्स हो जाएगा, इस मीन उसकी फिजिकल लाइफ खत्म हो गई। ठीक है ना, एक तो सर्विस होनी चाहिए, दूसरी चीज है कि इट शुड लुक सेफ आल्सो, कि अब अगर आप एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग में कोई बीम है, तो बिल्डिंग खड़ी है और बीम्स में क्रैक्स आ गए, वो ऐसे लगता है पता नहीं कब बिल्डिंग नीचे गिर जाए। सर्विसेबल है, यूजफुल है, लेकिन उसमें रहने वाले को ये लगता है ये बिल्डिंग पता नहीं कब गिर जाएगी। तो कंडीशन सेफ्टी या सर्विसिबिलिटी में, जब सर्विसिबिलिटी एंड सेफ्टी उसकी खत्म हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई, और जब वो कोलैप्स हो जाती है तो फिर कहते हैं कि फिजिकल लाइफ खत्म हो गई।
और दोनों बराबर भी हो सकती है, कई बार इकोनॉमिक लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों बराबर भी हो सकती है, कई बार फिजिकल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ से कम भी हो सकती है, फिजिकल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा भी हो सकती है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इकोनॉमिक लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। क्लियर? और तीसरी लाइफ है लाइफ ड्यू टू लीगल कंस्ट्रेंट। जैसे हमने इनकम अप्रोच में पढ़ा था कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड लेसर ने लेसी को दी कि 30 साल के लिए मैंने तेरे को लैंड दे दी, तू इस पे बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना के तू रेंट लेता रहे, जब 30 साल खत्म हो जाएंगे तो बिल्डिंग को डिमोलिश करके वापस लैंड मेरे को देगा। अब बिल्डिंग की लाइफ चाहे 60 साल है, क्योंकि 30 साल के बाद क्या होगा कि वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी और लेसी को वापस करना पड़ेगा लेसर को लैंड। तो इन दैट केस जो लाइफ होगी वो हम 30 ईयर्स ही लेंगे इंस्टेड ऑफ 60 ईयर्स, चाहे उसकी लाइफ 60 ईयर्स है। तो इस तरीके से अगर इसको बोलते हैं लाइफ ड्यू टू लीगल कंस्ट्रेंट। तो 3 तरीके की लाइफ आपको पता होनी चाहिए। वन इज इकोनॉमिक लाइफ, सेकंड वन इज फिजिकल लाइफ, थर्ड वन इज लाइफ ड्यू टू लीगल कंस्ट्रेंट। You must be conversant with all these type of lives which you will be using in this cost approach. तीनों में कोई डाउट है तो पूछ लो सर। सर ये इकोनॉमिक लाइफ में अगर मान लो बिल्डिंग मतलब यूजेबल है बट उसमें रिपेयर्स मतलब लग रही है मतलब टाइम टू टाइम, तो वो इकोनॉमिक लाइफ में कंसीडर होगा ना? वही कह रहा हूँ कि बिल्डिंग अभी सेफ खड़ी है, तो मान लो ऐसी ही बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग में अगर आप रेंट की बात करें तो आपको 10,000 रुपया महीना अगर रेंट पे वैसी बिल्डिंग मिल जाएगी, 10,000 रुपया महीना लगेगा। लेकिन अगर आप उसमें रहना चाहते हो उसी बिल्डिंग में, तो उसकी मेंटेनेंस पे आपका 12,000 रुपये महीना का खर्चा आ रहा है। अगर आप कंपेयर करें कि मान लो 12-13 लाख 15,000 रुपया उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहा है, तो अगर उसको पर मंथ के हिसाब से देखें तो हमें 12,000 रुपये पर महीने का खर्चा आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो खत्म हो गई, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रही हमारे लिए। थैंक यू सर। एनी अदर डाउट? Then, as an engineer, you must be knowing what are the factors that may affect the age of the building, life of the building. Of course, life of the building instead of age, life of the building. The most important factor is moisture. तो मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर जो है कहीं में भी आएगा, आप देखोगे कि हर एक बिल्डिंग किसी ना किसी तरीके से डैम्पनेस से अफेक्टेड होती है। मॉइस्चर जो है हर एक बिल्डिंग को अफेक्ट करता ही है। इवन इन केस ऑफ आरसीसी बिल्डिंग्स अगर मॉइस्चर है तो वो ऑफ कोर्स कंक्रीट के साथ साथ जो हमारा स्टील पार्ट है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसकी रस्टिंग हो सकती है स्टील में। तो मॉइस्चर जो है इट मे रिड्यूस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दैट आर अफेक्टेड बाय दिस टर्म ऑफ मॉइस्चर। दूसरी चीज है हीट। तो हीट में क्या होता है कि बिल्डिंग में ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एक्सपेंशन होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और जब वो हीट जो है वो खत्म हो जाएगी किसी वजह से, तो फिर वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गए कंपोनेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू subsequent expansion and contraction due to availability and absence of heat, and of course that will reduce the life of the building. इसमें कई बार क्या हो सकता है कि कोई जो कंपोनेंट्स वीक है टेंशन में, हीट की वजह से वो क्रैक्स आ सकते हैं उनके उनमें,
which structure failures हो सकते हैं due to heat. Then settlement के केस में आ जाता है कि अगर फाउंडेशन सेटल हो जाती है बिल्डिंग की, तो उसकी वजह से भी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कम हो सकती है. सेटलमेंट जहाँ तक बात है, एज एन इंजीनियर आपको पता है कि एवरी बिल्डिंग इज बाउंड टू सेटल. अब ये नहीं कह सकते कि सेटलमेंट नहीं होगी. उसके लिए एक तो कोड में प्रोविजंस है कि इतने से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स. सेकेंड थिंग, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म सेटलमेंट. इट शुड नॉट बी अनइक्वल सेटलमेंट. एक जगह एक वॉल जो है वो 20 सेटल होगी और दूसरी वॉल जो है वो 25 सेटल होगी. इट शुड नॉट बी सो. और फोर्थ वन इज केमिकल्स. तो कई बार कोई बिल्डिंग्स है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पे कोई केमिकल्स का काम हो रहा है, तो केमिकल की वजह से इट मे अफेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. जहाँ कोई बिल्डिंग जो है वो सी शोर के नज़दीक है, तो वहाँ से कई बार पानी जो आता है समुद्र का, उसकी वजह से उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है, that may affect the different components of the building and reduce its life. Then is biological. Biological में mainly आता है कि जो टिम्बर का है, टिम्बर के कंपोनेंट्स है, जैसे वुडन फ्रेम, टिम्बर, आपके डोर फ्रेम्स है, विंडो फ्रेम्स है, कपबोर्ड्स है, और एलिमेंट्स जो टिम्बर्स के बने हुए हैं, तो अफेक्ट हो जाता है उनका बायोलॉजिकली. जो टर्माइट है, they may affect these components and reduce the life of the building. Then maintenance of the building तो affect करेगी. अगर आप समय समय पर कोई मेंटेनेंस चाहिए वो करते रहे जो उसके ऑक्यूपेंट्स हैं, तो लाइफ बिल्डिंग की इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई कंपोनेंट खराब हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, लीकेज हो रही है, मॉइस्चर हो रहा है, तो कोई अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे, तो दैट विल रिड्यूस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. देन इज यूजेस ऑफ द बिल्डिंग. तो बिल्डिंग को कैसे यूज किया. अगर कहीं कोई इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे रफ एंड टफ यूज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके डिफरेंट कंपोनेंट, स्पेशली जो आपका फ्लोरिंग है, वो खराब हो सकती है. जहाँ कोई कंपोनेंट्स जो है वो वॉल्स में लग रहे हैं आके, किसी कंपोनेंट से लग रहे हैं आके, तो इट मे रिड्यूस द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. देन इज वाइब्रेशन. तो अगर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पे हैवी मशीनरी यूज की जा रही है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वाइब्रेशंस की वजह से अगर रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से सेटलमेंट भी हो सकती है आपकी, और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो उनको अफेक्ट हो सकता है, वो लाइफ बिल्डिंग की रिड्यूस हो जाएगी. देन डिजाइन एंड फाउंडेशन क्राइटेरिया. अगर आपने प्रॉपर से स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया, अगर आपकी बिल्डिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग नहीं है, तो जैसे आप जानते हैं कि दो तरीके की बिल्डिंग है, एक नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड सेकंड वन इज इंजीनियरिंग बिल्डिंग. तो जो बिल्डिंग प्रॉपरली डिजाइन की गई है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चरल डिजाइन किया गया, डिफरेंट कंपोनेंट्स का, कॉलम्स का, बीम्स का, स्लैब्स का, फाउंडेशन का, दैट बिल्डिंग इज कॉल्ड इंजीनियर्ड बिल्डिंग. तो अगर बिना डिजाइन किए कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे ही बना दिया कि कॉलम बीम्स या उसमें कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया गया, बिना डिजाइन किए गए, बिना प्रॉपर जो कोडल प्रोविजन को फॉलो किए गए जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चरल, नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग. तो अगर प्रॉपरली डिजाइन बिल्डिंग है, तो नेचुरली उसकी एज लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, और नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग की लाइफ जो है वो कम होगी. सिमिलरली फाउंडेशन के केस में भी अगर फाउंडेशन प्रॉपर डिजाइन की गई है, तो हमने देखा कि वहाँ पे जो राफ्ट फाउंडेशन की जरूरत थी, मैट फाउंडेशन की जरूरत थी, जहाँ पाइल फाउंडेशन की जरूरत थी, तो हमने
सिंपल फाउंडेशन या आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग प्रोवाइड कर दी, प्रॉपर डिजाइन नहीं किया, तो इट मे अफेक्ट द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. So these are some of the factors that may affect the life. These are some of the, there may be many other factors also. कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फायर हो जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसकी वजह से कुछ कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट वीक हो सकते हैं. So that may also affect the life of the building. So as an engineer or as an architect, as a valuer, you must be conversant with these factors. Then कि अगर आपने वैल्यूएशन करनी है तो उसमें आपको दो चीजें बहुत जरूरी चाहिए, एक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और दूसरी चीज आपको एज ऑफ द बिल्डिंग. जब आप वैल्यूएशन करने चाहते हो तो कोर्स जो प्लेन्थ एरिया है वो आप मेजर कर सकते हो, पर ये जो एज है, एज किसी तरीके से मेजर नहीं की जा सकती, ना ही लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर साइट इंस्पेक्शन एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस. तो अगर आपने एज फाइंड आउट करने की बिल्डिंग की एज कितनी है, तो आपने मटेरियल कैसा यूज हुआ, कि जैसे आजकल जो मटेरियल यूज हो रहा है कि विट्रीफाइड टाइल्स यूज हो रही हैं, तो आपको पता है कि पिछले 10 12 15 साल हो रही है, तो इसकी जो लाइफ है वो एज है बिल्डिंग की, वो 10 12 साल हो सकती है. बट कोई जरूरी नहीं है, कि हो सकता है कई बार पुरानी बिल्डिंग में भी उन्होंने रिप्लेस कर दी हो विट्रीफाइड टाइल्स. मतलब आपका एक के पास कुछ सोर्स हो गया, आप सोच सकते हो उस पॉइंट पे. दूसरा है कि कंडीशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग 15 20 25 या 40 50 साल पुरानी है. आजकल तो पता है कि आरसी स्लैब है, तो पुराने समय में बैटन एंड गर्डर यूज किया जाता था, तो वहां से आपको इसका पता चल सकता है. फिर आप डॉक्यूमेंट्स में चेक कर सकते हो कि जो सेल डीड है वो किस सन की है, तो उसमें बिल्डिंग लिखा है, उसमें प्लॉट लिखा है, क्या लिखा है, वहां से चेक कर सकते हो. फिर आप ऑनर से या नेबरहुड से आप पता कर सकते हो कि क्या फिर जो जिस साल में उसका प्लान जो है अप्रूव हुआ है अथॉरिटी की तरफ से, वहां से पता चल सकता है कि अगर 1990 में प्लान अप्रूव हुआ तो इसका मतलब उसके बाद ही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई है. या फिर उसके लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका आप हेल्थ चेकअप कर सकते हो कि उनमें कितनी अभी भी जो है लोड पे कैरिंग कैपेसिटी अभी भी बाकी है, और उसमें स्ट्रेंथ अभी भी कितनी है. तो उसके लिए आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो, इसमें रिबाउंड हैमर कर सकते हो, अल्ट्रासोनिक कर सकते हो आप, इफेक्टिव टेस्टर आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टर आता है, कवर मीटर आता है जिसमें ये चेक हो जाता है कि कवर कितना प्रोवाइड किया गया है, या प्रॉपर किया है या नहीं किया है. अगर आपने बिल्डिंग को चेक भी करना है, प्रॉपर उसका हेल्थ चेकअप करना है, अगर आप प्रॉपर वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो वो इनमें से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है, आप यूज करके देख सकते हो कि बिल्डिंग की प्रेजेंट की कंडीशन क्या है. लीक सीकर चेक कर सकते हो, थिकनेस गेज चेक कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स की. आप रीबार फोटोग्राफर से अंदर जो स्लैब में रीबार्स प्रोवाइड किए गए हैं, बीम में जो रीबार्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो सारे एक तरीके से उसका जैसे अल्ट्रासोनिक में आता है, हम लोग अगर किसी ह्यूमन का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके पेट में क्या है वो सारा कुछ आ जाता है, ऐसे रीबार भी आता है फोटोग्राफर, वो अंदर कैसी कितने कितने डिस्टेंस पे स्टील प्रोवाइड है स्लैब में, जहाँ बीम में कितने बार्स नीचे हैं, कितने बार्स ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं, वो सारे इंटीरियर के वो हम ले सकते हैं. ये सारी चीजें ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आजकल अवेलेबल है जिससे आप प्रॉपर हेल्थ चेकअप कर सकते हैं एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज ए वैल्यू. अदरवाइज अगर आपने एग्जैक्ट एज जो कैलकुलेट करनी है वो तो
वैसे पता चल गया तो ठीक है, अदरवाइज एग्जैक्ट एज जो कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए कार्बन डेटिंग करी जाती है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स है उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनके पास एक प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग से जैसे पुरानी 300 400 500 साल पुरानी बिल्डिंग है वो बता देते हैं कि इतने साल पुरानी बिल्डिंग है। तो उसमें वहां तक तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम लोग ये जो पहले 5 पॉइंट है इससे ये पता कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हेल्थ चेकअप कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से अगर आपके पास अवेलेबल है। तो जो लोग काम करते हैं, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है बिल्डिंग का सर्टिफिकेट देने के लिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, तो उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। तो जनरली आपको क्योंकि लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और एज ऑफ द बिल्डिंग आपको एस्टिमेट करना पड़ता है जब भी आप वैल्यूएशन करोगे बाय कॉस्ट अप्रोच, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पता करनी है, वो आपके एक्सपीरियंस से है, साइट इंस्पेक्शन से है, डाटा कलेक्शन से डिपेंड करेगा। फिर रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी? इकोनॉमिक लाइफ आपने पता कर ली, उसमें से जितनी एज है वो माइनस कर दोगे, दैट विल बी रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ। तो नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ जो है बिल्डिंग्स की, जो उनका मैनुअल है उसमें दी गई है। तो मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स की उन्होंने 100 ईयर्स है, आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन 75 ईयर्स है, लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन 55 ईयर्स है, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स की लाइफ 30 ईयर्स है, और प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स उनकी लाइफ 5 साल है। दिस इज जस्ट ए गाइडलाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है कोई बिल्डिंग तो डिपेंड करेगी लाइफ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। आपने ये नहीं है कि आँख मूंद के आपने अगर 75 जहाँ लिखा तो आप 75 लगाओ। अगर बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, कोई बिल्डिंग जो है 70 साल पुरानी भी अभी आप जाके देखते हो कि बिल्डिंग में बहुत प्रॉपरली मेंटेन है, अभी इसमें इकोनॉमिक लाइफ बाकी है, तो यू मे टेक इट टू 200 ईयर्स। और अगर आप देखते हो कि बिल्डिंग जो है वो 20 साल पुरानी ही है लेकिन अभी इसका बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, तो उसकी आप इकोनॉमिक लाइफ कम भी कर सकते हैं। ये 55 की बजाय या 45 या 40 भी ले सकते हैं। दीज आर जस्ट गाइडलाइन। Basically, life of the building will depend upon the maintenance of the building. Properly maintained building will have more life. तो इसमें डिपेंड करेंगे डिजाइन लाइफ किस पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, environment in which the building is situated, and degree of maintenance carried out. अब इसमें भी आगे और भी आ जाता है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर जो है बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट फ्लोर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने बना दिया, उसमें उसका जो काम था बहुत पुअर क्वालिटी का था, तो अब दोनों की आप लाइफ जो है वो सेम नहीं ले सकते। जहाँ कुछ कंपोनेंट्स जो है ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्ली मेंटेन है, फर्स्ट फ्लोर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ओवरऑल देखना है, अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करेगी लाइफ। कई बार कोई बिल्डिंग जो है जैसे कोई सी के नजदीक है तो जो सीवर्ड साइड होगी उस पर अफेक्ट होगा, जो लीवर्ड साइड होगी दूसरी साइड होगी उस पर सी का अफेक्ट कम होगा। विद इन बिल्डिंग भी डिपेंड करेगी मेंटेनेंस, एज ए होल तो करेगी बट विद इन बिल्डिंग भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की मेंटेनेंस कैसी है, इट विल आल्सो अफेक्ट।
life of the building. So total life of the building, that is age of the building plus future life of the building. Then if lease period, तो जैसे हमने बात कही है कि लाइफ ड्यू टू लीगल कंस्ट्रेंट, वो चीज़ तो आपको ख्याल में रखना है कि अगर लीज जो है 30 साल की है, 20 साल खत्म हो गए तो फिर आप लाइफ जो है वो 10 साल ही लोगे, कि जितना पीरियड है लीज का दैट विल बी द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, और जितना टेन्योर पास हो गया है लीज का दैट विल बी द एज ऑफ द बिल्डिंग. तो रिमेनिंग लाइफ इन दैट केस विल बी ड्यूरेशन ऑफ लीज माइनस ऐसे जो कितने टाइम जो है लीज का पास हो गया. दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एंड एज ऑफ द बिल्डिंग. तो इसमें कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते. सर वो जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में एज ऑफ बिल्डिंग, वो प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, मैंने लिख नहीं पाया. ये जो बिल्डिंग में तो मैडम ऐसा है कि जब भी आप वैल्यूएशन करने जाओगे तो अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो डेप्रिसिएशन में दो कंपोनेंट में मेन होते हैं. वन इज लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर इज एज ऑफ द बिल्डिंग. जितनी एज बढ़ती जाएगी उतनी डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी. अब एज ऑफ द बिल्डिंग जो है वो किसी बिल्डिंग में तो बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें लिखा जाता है कि ये 1971 में बनी थी, ये 1990 में बनी थी, लेकिन जनरली कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता. तो आपने एज कैसे पता करनी बिल्डिंग? तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो देखोगे कि कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, और अंदाजा लगाओगे कि आजकल जो है आरसीसी स्लैब बन रही है, पहले जो है लैंड बैटन एंड गर्डर यूज होता था आज से 20 25 30 साल पहले. या फिर आप देखोगे कि उसकी जो सेल डीड है उसमें क्या लिखा है कि सेल डीड उसने 1990 में परचेज की है, उस समय ये प्लॉट था. या फिर आप देखोगे कि इसका जो प्लान है उसने अप्रूव कराया नगर निगम से या कोई भी जो अथॉरिटी है, तो किस ईयर में अप्रूव कराया. इसका मतलब जब उसने अप्रूव करवाया उसके बाद ही बनाई होगी. फिर आप जो है नेबरहुड से पता कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग कब बनी थी. जरूरी नहीं है कि जिस साल में उसने अप्रूव कराया उसी साल बना लिया, हो सकता है साल 2 साल बाद बनाया. ऑनर से पूछ सकते हो. ठीक है. उसके बाद अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ, उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, उनकी क्या कंडीशन है, वो चेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है. these instruments are नॉन डिस्ट्रक्टिव. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव में आप समझते हो कि जैसे आप एज एन इंजीनियर अगर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना तो क्यूब बनाते हैं, क्यूब के ऊपर लोड डाला जाता है, तो उसको जहाँ जाकर वो कोलैप्स हो जाता है वो लोड लिया जाता है, तो उसके बाद वो जो क्यूब है वो कहीं यूज नहीं आता. तो ऐसे जो टेस्ट है मोस्ट ऑफ द टेस्ट दे आर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. लेकिन एक बनी हुई बिल्डिंग में आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते. ये नहीं है कि आप बीम को तोड़ के देखोगे, कॉलम को तोड़ के देखोगे. वहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है जिससे कि कंपोनेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े. तो उसके लिए आजकल बहुत से इंस्ट्रूमेंट आते हैं. रीबाउंड हैमर आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टर्स आते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट टेस्टर है, कवर मीटर है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेस्ट है, अलग अलग कंपोनेंट टेस्ट है आप कैरी आउट कर सकते हो. उनकी कंडीशन क्या है, इंटीरियर कंडीशंस आप बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स की फाइंड आउट कर सकते हो. इवन अगर आपने ये चेक करना है कि स्टील जो है स्टील कितना प्रोवाइड किया गया, अदरवाइज स्लैब में कितने बार्स प्रोवाइड किए आप देख नहीं सकते, बीम में कितने बार है, कॉलम में कितने कबार है, तो वो भी अगर आपने देखना तो उसके लिए रीबार फोटोग्राफर आता है. तो ऐसे कंपोनेंट से आप उसकी हेल्थ चेकअप कर सकते हैं.
सर ये तो हो गया था, वो लास्ट में आपने बताया ना कि लीज अगर कोई है बिल, तो लीज में राइट फ्रॉम माइनस करेंगे, वो वाला पॉइंट एक्चुअली उसमें क्या होता है ये मैडम, कुछ हो गया था। और लीज में क्या होता है मैडम, लीज जो है वो पर्टिकुलर ईयर्स के लिए होती है। हमने जब इनकम अप्रोच में पढ़ा था, उसमें दो तीन तरीके की, जब आप ऑक्यूपेशनल लीज की बात करोगे, एक बिल्डिंग लीज थी, एक ऑक्यूपेशनल लीज थी। तो बिल्डिंग लीज में क्या होता है, आपने पढ़ा था इनकम अप्रोच में बिल्डिंग, वो तो टाइम के लिए तो होता है, बट क्या होता है बिल्डिंग लीज? और ऐसे तो ऑक्यूपेशनल लीज भी जो है किसी टाइम, कुछ टाइम के लिए ही होती है। इट मे बी परपेचुअल और इट मे बी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बिल्डिंग लीज के केस में क्या होता है कि जो लीजी है वो लेसर से लैंड लेता है। ऑक्यूपेशनल लीज में बिल्डिंग लेता है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों चीजें मिलती हैं। लेकिन बिल्डिंग लीज के केस में क्या होगा कि लेसी जो है वो लेसर से लैंड लेता है। लैंड लेके मान लो उसने 30 साल के लिए लैंड ली लीज पे, उस पे एक बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग बनाने के बाद उसने रेंट पे दे दी, वो रेंट से टेनेंट से किराया लेना लग गया, और जो लैंड ली थी उसका लैंड का रेंट वो लेसर को देने लग गया। अब उसमें लीज में कंडीशन लिखी है, लीज जो डीड थी उसमें कंडीशन है कि 30 साल बाद ये लीज खत्म हो जाएगी, तो जो लेसी है वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर देगा और जो लैंड है वो वापस लेसर को दे देगा। अब उसमें क्या होगा, वैसे तो जो हमने कहा कि बिल्डिंग की लाइफ जो है 55 ईयर होगी अगर वो लोड बेरिंग है, तो मान लो बिल्डिंग लोड बेरिंग थी, वो तो 55 ईयर्स तक उसकी लाइफ थी। बट क्या है, क्योंकि लीज में ही ये लिखा है कि 30 साल बाद वो डिमोलिश कर दी जाएगी, तो हम लाइफ कितनी ले सकते हैं इस केस में? वो सब 30 साल से ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते 30 ईयर्स। ठीक है। तो अगर 10 साल मान लो लीज का हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? थैंक यू सर। तो एनी अदर डाउट? कोई और? नेक्स्ट अगर हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक ऑब्सोलेसेंस आएगी, एक डेप्रिसिएशन आएगी। ऑब्सोलेसेंस क्या है कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो बिल्डिंग्स का डिजाइन है या बिल्डिंग के कंपोनेंट्स का डिजाइन है वो चेंज होता रहता है। तो जैसे हम हमारे पंजाब में था, आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले, जो बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन था उसमें जो है एक हट टाइप फ्रंट एलिवेशन बनते थे। उसके बाद आजकल जो है वो बिल्कुल सिंपल बनते हैं, बॉक्स टाइप। तो फ्रंट में ग्लास लग जाता है, बॉक्स टाइप, जो मतलब आर्किटेक्चरल जो उसकी एस्थेटिक्स है वो चेंज हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ पहले जो आज से कुछ समय पहले पहले का सिंपल सीमेंट कंक्रीट का कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग होती थी, उसके बाद ट्रेजो फ्लोरिंग आ गई, उसके बाद मार्बल फ्लोरिंग आ गई, आजकल विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग्स आ गई। तो समय के साथ साथ क्या है, हम जिन जिन बिल्डिंग्स में मार्बल लगा है उनमें ऑब्सोलेसेंस आ गई एज कम्पेयर टू नई बिल्डिंग जो आजकल बन रही है, और जिनमें सीमेंट कंक्रीट कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग है वो और भी ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई। ये नहीं है कि उनकी यूजफुलनेस खत्म हो गई, उनकी सेफ्टी खत्म हो गई या कोई और किसी चीज पे इफेक्ट पड़ा, किसी वजह से उसकी यूजफुलनेस पर नहीं फर्क पड़ा। मोस्ट मतलब यूजफुल बेसिकली यूजफुलनेस पे फर्क बहुत कम केसेस में पड़ेगा, ऑब्सोलेसेंस में यूजफुलनेस पे भी हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन मोस्टली क्या है कि जो उसका ऑब्जेक्ट का सर्विस थी या उसकी जो प्रैक्टिस थी
वो चेंज हो गई। जिस तरीके से उसको कंस्ट्रक्शन किया जाना था, उसको यूज किया जाना था, वो सारा कुछ चेंज हो गया। उसको हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ऑब्सोलेसेंस इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग when an object, service and practice is no longer wanted। वो आजकल रुको, जैसे आप कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा घर में सपोज अगर किसी के पास फंड्स अवेलेबल रहेगा तो देन दैट इज डिफरेंट इशू, अदरवाइज हर कोई चाहेगा कि विट्रीफाइड टाइल्स लगा। जो सीमेंट कंक्रीट वाला फ्लोर है वो ऑब्सलीट हो गया हम कहेंगे। तो स्लैब और रूफिंग थी पहले बैटन एंड गर्डिंग की थी, आजकल सारी आरसी स्लैब बनती है। तो आरसी जो लैटन एंड गर्डर, बैटन एंड गर्डर का रूफिंग है वो आपका ऑब्सलीट हो गया। तो इस तरीके को हम, बट अगर किसी बिल्डिंग में बैटन एंड गर्डर की रूफिंग है तो उसकी यूजफुलनेस खत्म नहीं हुई, बट ऑब्सोलेस का इफेक्ट क्या होगा कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ये इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्सोलेसेंस जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन इज फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस। फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस में क्या क्या आएगा, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये लिखा होगा कि लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस अगर चेंज होती है तो वो किसके अंडर आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस में क्या क्या आता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, जैसे या फंक्शनल का या इकोनॉमिक का या फिजिकल ऑब्सोलेसेंस में से तीनों में से एक, या इस पोर्शन में से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस में क्या क्या टर्म्स आती है, और तीनों एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो ये याद रखना है कि फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस कब होगी, जब उसके फंक्शन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट पड़ेगा बिल्डिंग के। जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन चेंज हो गया आजकल, बिल्डिंग का स्टाइल चेंज हो गया, साइज, पहले बहुत बड़े बड़े बंगलो बनते थे, आजकल जो है बिल्डिंग्स बहुत बड़ी नहीं बनती। उसके बाद अम्यूनिटीज जो है आउटडेटेड हो गई। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि सैनिटरी जो फिटिंग्स थी, टैप्स वगैरह थी, वो सिंपल होती थी। आजकल तो टैप्स वगैरह भी जो है वो भी काफी कॉस्टली आती हैं। तो सारी अम्यूनिटीज जो है वो चेंज हो गई है आजकल, उनकी शेप, उनकी यूटिलिटी। पुरानी जो बिल्डिंग्स है उनमें जो कंपोनेंट्स लगे थे, चाहे वो सैनिटरी के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, कोई भी हो, तो आउटडेटेड अम्यूनिटीज, लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस अगर, और उसके बाद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनकी अगर इन सभी में कोई चेंजेस आ रही है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो देन वी विल कॉल दैट दिस इज फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस। क्वेश्चन यही आएगा, उसमें लिखा होगा कि आर्किटेक्चरल डिजाइन फंक्शनल में आता है या इकोनॉमिक में आता है या ये फिजिकल ऑब्सोलेसेंस में आता है। So you must remember that these six things, these comes in under functional obsolescence. So functional obsolescence क्या है? Reduction in useful or desirability. Basically it is desirability. जब किसी कंपोनेंट की डिजायरेबिलिटी कम हो जाए, on the presupposition that feature cannot be easily or cost effectively changed। जैसे मान लो कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें जो फ्लोरिंग है वो सीमेंट कंक्रीट कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग है, तो अगर आजकल जो विट्रीफाइड टाइल्स है अगर आपने चेंज करानी है तो इट इज नॉट कोई चीप, बहुत कॉस्टली जो अफेयर होगा, इसमें काफी कॉस्ट आएगी, कम से कम 100 to 150 पर स्क्वायर फीट खर्चा आ जाएगा आपका।
सर बहुत कम, वो थोड़े बहुत पैसे चेंज करने के, थोड़े बहुत पैसे चेंज में वो चेंज नहीं किया जा सकता उस कंपोनेंट को, दैट विल, उसकी डिजायरेबिलिटी कम हो गई, दैट इट कम्स अंडर फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस। किसी कंपोनेंट की डिजायरेबिलिटी कम होगी and it cannot be replaced cost effectively. We may call that it has affected functional obsolescence. Then comes economic obsolescence. तो इकोनॉमिक obsolescence जो है उस पे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है जिसपे ऑनर का या ऑक्यूपेंट का कोई अपना राइट नहीं है, उसके उसके हाथ में नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग थी कमर्शियल एरिया में, तो उसका जोन चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, जोनिंग हुई, उसका जोन जो है वो रेजिडेंशियल जोन हो गया। जहाँ रिसेशन आ गई, अब जहाँ एडवर्स इफेक्ट हो गया पैटर्न, तो कोई मेजर रोड जो है बिल्डिंग के पास से गुजरने लगे, जहाँ से हैवी ट्रैफिक पास होना शुरू हो गया, जहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग बन गई, कोई जेल बन गई बिल्डिंग के नजदीक, कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो गई जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ऐसे केसेस में जिसमें ऑक्यूपेंट का या ओनर का कोई अपना हाथ नहीं है, but these factors negatively affect the value of the property, we will call these as economic obsolescence. ठीक है, तीसरी टाइप की है फिजिकल। तो फिजिकल तो इस अपने नाम से, वैसे तो सारी अपने नाम से ही पता चल जाता है, तो फिजिकल में क्या होगा? कि हमने बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे ध्यान ही नहीं दिया, लीकेज हो रही थी, लीक होता रहा, उसकी वजह से कंपोनेंट्स में डैम्पनेस आ गई, कुछ ऐसे पुराने कंपोनेंट हैं, जैसे आजकल जो आ गया है, क्या आप लोग को जब वैल्यूएशन कर रहे हो तो जो लोग पीएनबी के या ओबीसी के लिए या और बहुत से बैंकों के लिए देख रहे हो, उसमें बहुत से ऐसे उस फॉर्मेट में चीज़ें ऐड कर दी गई है कि आपको देखना पड़ता है, उसमें लिखा होता है कि अर्थक्वेक अरेंजमेंट जो है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है या नहीं, ग्रीन मटेरियल यूज़ किया गया है या नहीं, तो बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स आ गए हैं तो जो आपको एज ए वैल्यू देखने पड़ते हैं उसमें। तो आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि आजकल जैसे जो आती है विंडोज भी आती है, वो एनर्जी एफिशिएंट विंडोज आती है ग्रीन बिल्डिंग्स के केस में। एज एन आर्किटेक्ट तो उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगी, एज एन इंजीनियर भी आपको पता होना ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। तो पुरानी विंडोज है या पुराने ऐसे कंपोनेंट्स हैं, या जैसे आजकल ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट आ गए, वो उसमें अगर नहीं है green building के, तो that type of obsolescence will be called physical obsolescence. So there are three types of obsolescence. One is functional, second one is economic, and third one is physical. So जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि उसमें लिखा होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि जोनिंग चेंज हो गए, ये किस obsolescence के अंदर आता है।
ये क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ये तीनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो पहले वाला क्वेश्चन है जो एज वाला या लाइफ वाला, वो कम आएगा, लेकिन वो आपके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फंक्शनल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्सोलेसेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन इज रिप्रोडक्शन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 2 मिनट आया। सर आपका अनम्यूट है, करिए। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सुधीर संदेव जी ने भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेथड में क्या करेंगे हम, इसमें जनरली हम वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ द लैंड एंड वैल्यू ऑफ एमिनिटीज एंड सर्विसेज तीनों को ऐड करते हैं। ऑफ कोर्स जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग होगी दैट विल बी डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अभी डिस्कस करते हैं कि तीनों चीजें क्या है, वैल्यूएशन कैसे करनी है वो भी देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक अभी अब सोलेसेस आपने पढ़ा, तो उसी के सिमिलर पैटर्न पे एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, कहीं से भी आपको केस स्टडी आएगा उसमें आपको डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। तो आप ये मान के चलिए ये टॉपिक आपका 20 नंबर का है, बेशक ये किसी भी उसमें आए अप्रोच में, लेकिन डेप्रिसिएशन आपको हर कीमत पर आएगा ही आएगा, बेशक 8 नंबर में आए या 12 नंबर में मार्क्स में आए। और उसके अलावा भी थ्योरी पार्ट में काफी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वैल्यूएशन। जब तक आपको डेप्रिसिएशन नहीं पता, यू आर नॉट qualified to write value or word with you as a suffix. Appreciation बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यहाँ से पढ़िए। और इसके वजह से ही मोस्टली आपका केस स्टडी जो है वहां पर गलत होता है और हम लोग नेगेटिव मार्किंग ले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर अपने साथ रखिए। कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी है आपको उस चैप्टर के बाद में आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, उसी वक्त पूछिए और वहीं पर क्लियर करिए, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। आप उसको आगे नहीं हमें बढ़ने दीजिए।
जब तक कि आपको वहां पर वो डेप्रिसिएशन का सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। इसमें ये जो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। वहां पे भी डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू लॉस हो रही है ऑब्सोलेसेंस में, यहाँ पर भी हो रही है, और वहां पे वजह कुछ और थी। यहाँ पर किस वजह से हो रही है वो देखो, ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन, ड्यू टू नंबर 1 स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन, यूज, उसके बाद वियर एंड टियर, डिके एंड ऑफ कोर्स ऑब्सोलेसेंस की वजह से तो होगी। अभी आगे डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिप्रिसिएशन में और ऑब्सोलेसेंस में क्या फर्क है। तो अगर स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन की वजह से, यूज की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, that will be termed as depreciation. तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो है पहले आपको पता होने चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज डेप्रिसिएशन? फर्स्ट वन इज वियर एंड टियर, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तो आपको पता ही है कि जब कोई बिल्डिंग यूज होगी तो उसका वियर एंड टियर होगा।